Assalamu alaikum dear students, this is Munir Rahman Jamali and welcome to my YouTube channel Chemistry Globe. Dear students, हमने पहले बात की थी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस पे क्लास फर्स्ट ईयर से। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो बहुत ही आसान और बहुत ही इजी टॉपिक है और वो हो सकता है थोड़ा लंबा टॉपिक हो जाए, इसलिए आपको कहीं जाना नहीं है। आप पेन और कॉपीज़ उठाएं और वो पॉइंट्स आप नोट करें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिहेवियर ऑफ गैसेस। बिहेवियर ऑफ गैसेस, गैसेस के कौन से बिहेवियर होते हैं। ठीक है जी, गैसेस के जो बिहेवियर होते हैं उसमें से हम वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहले होता है डिफ्यूजिबिलिटी। डिफ्यूजिबिलिटी का मकसद क्या होता है? डिफ्यूजिबिलिटी का मकसद ये है कि किसी भी गैस मॉलिक्यूल्स का फैल जाना, यानी डिफ्यूजिबिलिटी इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ द गैस इन विच द गैस मॉलिक्यूल्स स्प्रेड आउट थ्रू आउट द कंटेनर। यानी ऐसा एक अमल जिसमें गैस मॉलिक्यूल्स स्प्रेड हो जाएं अपने किसी माहौल के अंदर, तो उसको हम कहते हैं डिफ्यूजिबिलिटी। तो इसके लिए जो टर्म होता है यूज़ होता है डिफ्यूजन। क्या होता है डिफ्यूजन? द स्प्रेडिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स throughout the container is known as diffusion, and property of this gas is known as डिफ्यूजिबिलिटी। बेटा डिफ्यूजिबिलिटी क्या है? डिफ्यूजिबिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है गैस की जिसमें गैस मॉलिक्यूल्स स्प्रेड हो जाएं, गैस मॉलिक्यूल्स फैल जाएं किसी माहौल के अंदर, तो उसको हम कहते हैं डिफ्यूजिबिलिटी। यहाँ आप इस डेफिनेशन को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द स्प्रेडिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द हायर कंसनट्रेटेड रीजन टुवर्ड्स द लोअर कंसनट्रेटेड रीजन, दैट इज़ नोन एज द डिफ्यूजिबिलिटी। फॉर एग्जांपल, आप अगर लेबॉर्ट्री में अमोनिया का जो अमोनिया गैस होती है वो अगर वो फैल जाए तो उसको भी आप कह सकते हैं डिफ्यूजन। या फ्रेग्रेंस ऑफ परफ्यूम में जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं उसका अगर फैलना और खुशबू आपको महसूस हो तो उसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, बहुत ही आसान ये था। उसके बाद नंबर टू प्रॉपर्टी है कंप्रेसिबिलिटी। अच्छा, एक बात मैं आपको बताता चला जाऊं, अगर डिफ्यूजन हो रही है, जाहिर सी बात है डिफ्यूजन किसी माहौल के अंदर पूरी गैस फैल जाए तो वो होता है डिफ्यूजन। लेकिन डिफ्यूजन में एक इन्वर्स वर्ड होता है, वो होता है एफ्यूजन। अब एफ्यूजन क्या है? व्हाट इज़ एफ्यूजन? मिसाल के तौर पे गैस में एक कंटेनर ये मौजूद है, एक कंटेनर में गैस पार्टिकल्स मौजूद हैं। ठीक है, अब गैस मॉलिक्यूल्स का वन बाय वन किसी टाइनी होल से निकलना हो तो उसको हम कहते हैं एफ्यूजन। ठीक है, एफ्यूजन क्या है बेटा? एफ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स थ्रू टाइनी होल इज नोन एज द एफ्यूजन। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इसको थोड़ा पढ़ने से पहले हम एफ्यूजन को क्लियर करें, फिर बाद में मैं आपको समझाता हूँ कि कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है। एफ्यूजन की डेफिनेशन क्या होगी? एफ्यूजन the escape of gas molecules through tiny holes। अगर बहुत ही टाइनी होल से, बहुत छोटे
यानी सुराख से अगर गैस मालिक्यूल्स वन बाय वन निकलें, आहिस्ता आहिस्ता निकलें, तो उसको हम कहते हैं इफ्यूजन। इफ्यूजन इज़ द रिवर्स ऑफ द डिफ्यूजन, यानी जो रिवर्स होता है डिफ्यूजन का वो क्या होता है, इफ्यूजन होता है। अब देखिए मैंने ये कंटेनर बना दिया है, इसमें कंटेनर में कोई गैस मौजूद है, फॉर एग्जांपल हीलियम है, लीकेज ऑफ द हीलियम गैस या लीकेज ऑफ द एयर फ्रॉम टायर। अगर टायर में से एयर जो हो रही है वो लीकेज हो रही है तो उसको भी कह सकते हैं ये इफ्यूजन है, ठीक है। अब उसके बाद नंबर सेकंड है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी नंबर 2। कंप्रेसिबिलिटी, ये याद रखें बेटा कि जो कंप्रेसिबिलिटी होती है या डिफ्यूजिबिलिटी होती है, ये होती प्रॉपर्टी गैस की है, लेकिन ये होती क्यों है? ये होती इस वजह से, मैंने आपको काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में बता दिया था कि जो गैस मॉलिक्यूल्स के जो यानी स्पेस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और गैस मॉलिक्यूल्स रैंडमली अरेंज होते हैं, उसमें कोई फिक्स पोजीशन पे मॉलिक्यूल्स अरेंज नहीं है, तो जाहिर सी बात है गैस मॉलिक्यूल्स इंटरमिक्स होते हैं, तो गैस जो है वो आराम से डिफ्यूज़ हो सकती है। और उसके अलावा उसमें मूवमेंट भी ज़्यादा होती है, तो उस मूवमेंट की वजह से भी गैस मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज़ भी हो सकते हैं और कंप्रेस भी हो सकते हैं। तो कंप्रेसिबिलिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? द गैस molecules compact or squeeze by applying high pressure is known as compression, and property is compressibility। ठीक है बेटा, कंप्रेसिबिलिटी क्या है? द गैस मॉलिक्यूल्स कॉम्पैक्ट का मकसद क्या होता है? इकट्ठा होना, कंप्रेस होना या स्क्वीज हो जाना। बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर, जाहिर सी बात है ऐसे तो कोई गैस मॉलिक्यूल्स कंप्रेस होते ही नहीं है। जब हम ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे, जब हम ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो होगा क्या, जो भी गैस मॉलिक्यूल्स होंगे वो बहुत ही करीब आ जाएंगे, बहुत ही कॉम्पैक्ट हो जाएंगे या कंप्रेस हो जाएंगे, और जाहिर सी बात है वो जो प्रॉपर्टी कहलाएगी वो क्या कहलाएगी? कंप्रेसिबिलिटी। मिसाल के तौर पे आप बलून में एयर फिल कर रहे हैं, एयर इन बलून, इसका मिसाल क्या होगा? एयर इन बलून में आप एयर फिल कर रहे हैं तो ये भी कंप्रेसिबिलिटी है। या एयर इन टायर बाय पंप, अगर किसी पंप की वजह मौजूदगी से, किसी पंप के यानी मदद से अगर आप एयर को फिल कर रहे हैं टायर के अंदर, तो वो क्या होगा? वो भी कंप्रेसिबिलिटी कहलाएगा। अब जैसे डिफ्यूजन का यानी रिवर्स था इफ्यूजन, तो कंप्रेसिबिलिटी का या कंप्रेशन का जो रिवर्स होगा वो होगा एक्सपेंसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी में गैस मॉलिक्यूल्स बहुत करीब आ जाते हैं, कंप्रेस हो जाते हैं। एक्सपेंसिबिलिटी में क्या होगा? एयर इज रश्ड आउट, द एयर इज रश्ड आउट। जो हवा होती है किसी भी कंटेनर में से, वो जल्दी से रश्ड हो जाए या जल्दी से वो मूव हो जाए, दूर हो जाए, उसमें पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट ज़्यादा होने की वजह से मॉलिक्यूल्स दूर हो जाएं, तो उसको हम कहते हैं एक्सपेंसिबिलिटी। एक्सपेंसिबिलिटी का मकसद ही क्या है? एक्सपेंसिबिलिटी का मकसद ये है कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अलग अलग हो जाए। सो इसलिए इसकी डेफिनेशन को हमने ये ऐसे क्लियर करके लिखा है, द एयर इज़ रश्ड आउट फ्रॉम द टायर। जाहिर सी बात है, या किसी कंटेनर से एयर जो रश्ड हो जाएगी या निकल जाएगी तो उसको हम कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी या कंप्रेशन। इज कॉल्ड एज एक्सपेंशन
एक्सपेंशन और एक्सपेंसिबिलिटी, इसकी प्रॉपर्टी को कहते हैं एक्सपेंसिबिलिटी। ठीक है बेटा, ये दो यानी कि हो गए। इसके बाद ये आप नोट कर लें जल्दी से। अब आते हैं नेक्स्ट बिहेवियर पे, जो बहुत इम्पोर्टेंट है एमडी कैट स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली, क्योंकि उसमें से बहुत ही एमसीक्यूज ज़्यादा आते हैं, काफ़ी सारे, क्योंकि उसमें थोड़े यूनिट्स के हिसाब से इंटर कन्वर्जन होती है, वैल्यूज़ आपको उसके कांस्टेंट याद रखने हैं। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट जो हमारा बिहेवियर है गैस का, वो है प्रेशर। पहले मैं थोड़ा इसका यानी बैकग्राउंड बताऊं, प्रेशर क्या होता है। प्रेशर, द फोर्स पर यूनिट एरिया इज़ नोन एज द प्रेशर, यानी फोर्स और एरिया का जो रिलेशनशिप होगा उसको हम कहते हैं प्रेशर। प्रेशर का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो एक साइंटिस्ट था पास्कल, तो इस वजह से जो प्रेशर का ऐसा ही यूनिट होता है वो भी पास्कल होता है। अब इसके थोड़ी डेफिनेशन को मैं क्लियर कर लूँ और उसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लूँ कि डेफिनेशन इसकी क्या होगी प्रेशर की। फिज़िक्स के हिसाब से भी अलग है, यानी केमिस्ट्री के हिसाब से डेफिनेशन तकरीबन सेम ही है। वो क्या है, द फोर्स पर यूनिट एरिया, द फोर्स पर यूनिट एरिया is known as the pressure. The force per unit area is known as the pressure. इसी डेफिनेशन में हम मैथमेटिकली इसकी इक्वेशन बनाएंगे। मैथमेटिकली क्या होगी, मैथमेटिकली इसकी डेफिनेशन में से बनाएंगे प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया या फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया इज नोन एज प्रेशर। प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर को हम पी से ज़ाहिर करते हैं और फोर्स को हम ज़ाहिर करते हैं एफ से और एरिया को हम ज़ाहिर करते हैं ए से। ये फार्मूला होता है किसका, प्रेशर का। अब इस फार्मूले से हमको यूनिट बनाना है, इसका एसआई यूनिट क्या होना चाहिए, एसआई यूनिट इसको हम निकालेंगे इसी तरीके से कि भाई प्रेशर जो होता है वो है फोर्स अपॉन यूनिट एरिया। ठीक है, फोर्स अपॉन यूनिट एरिया है। अब फोर्स का जो यूनिट होगा वो होगा न्यूटन और एरिया का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन और मीटर स्क्वायर, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। तो जो यूनिट होता है इसका मैथमेटिकली हिसाब से वो न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर होता है। वो न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा पास्कल के, पास्कल यानी पीए। तो आपको ये समझना चाहिए कि जो प्रेशर का यूनिट होता है वो क्या होता है, ऐसा यूनिट पास्कल। अच्छा, उसके बाद थोड़ा मैं इस डेफिनेशन को क्लियर करूं कि इस डेफिनेशन का मकसद क्या है। इस डेफिनेशन का मकसद ये है कि अगर हम थोड़ा इसको ऐसे लिखें, प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एरिया। ठीक है, इसको थोड़ा समझिएगा क्योंकि ये जो डेफिनेशन बनाई गई है वो एक्चुअल डेफिनेशन ये है कि प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन यानी एरिया। जब 1 अपान होगा तो ये होगा इन्वर्सली, और जब ये होगा 1 अपान नहीं होगा तो ये हो जाएगा डायरेक्टली। ये डायरेक्टली रिलेशनशिप का मकसद क्या होता है, डायरेक्टली का मकसद ये होता है कि अगर एक चीज़ ज़्यादा हो जाएगी यानी एक चीज़ इंक्रीज़ हो गई तो दूसरी चीज़ भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर डिक्रीज़ हो रही तो जाहिर सी बात है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन इन्वर्सली में क्या होता है, इन्वर्सली में ये होता है कि अगर एक चीज़ ज़्यादा हो रही है तो दूसरी चीज़ क्या होगी, कम हो जाएगी। अब मिसाल के तौर पे हम जब ज़्यादा एरिया किसी भी यानी कंटेनर का ज़्यादा एरिया होगा तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अब मिसाल मैं एक कंटेनर बना रहा हूँ, ठीक है, इस कंटेनर में मैं थोड़ा हल्का टाइनी पोर रख रहा हूँ, बिल्कुल टाइनी होल है इसमें। जब टाइनी होल होगा तो जो गैस इसमें से निकलेगी वो क्या निकलेगी, ज़्यादा प्रेशर से। प्रेशर इज़ हाई, प्रेशर क्या होगा गैस का, प्रेशर हाई।
यानी इफ़ वी डिक्रीजेज द एरिया व्हाट हैपेंस, प्रेशर विल बी डिक्रीजेज, प्रेशर विल बी इंक्रीजेज। जब एरिया कम होगी तो प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर दूसरा मैं कंटेनर उठाऊं और दूसरे कंटेनर में एरिया बिल्कुल ज़्यादा होगा तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर गैस का लो होगा, लो प्रेशर। इसलिए इस डेफिनेशन का मकसद क्या होगा, प्रेशर is inversely proportional to 1 upon area. It means if area increases, pressure decreases. If area decreases, pressure will be if area increases, pressure will be decreases, and if area decreases, pressure will also be increases. तो ये इस डेफिनेशन का मेन मकसद है। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा इसको और क्लेरिफाई करें प्रेशर को। ये नोट करें जल्दी से, शाबाश। अच्छा जी, अब जब आपको पता है हम जो इधर रह रहे हैं, हमारी ये जो ज़मीन है वो है सी लेवल पे, तो सी लेवल पे जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो कितना होता है और कैसे हम उसको यूनिट्स में लिखेंगे। अब थोड़ा ये पॉइंट भी क्लियर कर लें कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर is measured by बैरोमीटर। एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इस इंस्ट्रूमेंट की मदद से आप एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होता है वो मेजर कर सकते हैं कि कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। ठीक है, तो ये याद रखें, ये क्वेश्चन आता है कि बहुत सारे यानी जो एमसीक्यूज होते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के हिसाब से, तो उसमें से ये बहुत सारे क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय व्हिच डिवाइस, या द डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज। तो उसको आप ये याद रखें, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो किससे मेजर करते हैं हम, बैरोमीटर से। लेकिन एक और चीज़, वो चीज़ क्या होती है, वो ये चीज़ होती है, अगर आपको क्वेश्चन आए एट द प्रेशर in the laboratory is measured by which device, वो कौन सी डिवाइस होगी, वो होती है मैनोमीटर। क्या होता है बेटा, मैनोमीटर। तो मैनोमीटर क्या होता है, मैनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसकी मदद से हम प्रेशर तो मेजर करते हैं, लेकिन लेबॉर्ट्री के अंदर कोई भी अगर गैस है तो उसी गैस का जो हम प्रेशर मेजर करेंगे उसके लिए हमको क्या यूज़ करना पड़ेगा, मैनोमीटर। लेकिन जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसको हम मेजर करते हैं किसमें, बैरोमीटर में। तो ये दो पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट फॉर्मा लें। ठीक है, उसके बाद में जो पॉइंट आपको लिखवा रहा था वो पॉइंट क्या थी, वो पॉइंट ये थी कि एट सी लेवल एंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड द मास on our body atmospheric mass on our body is बल्कि प्रेशर, atmospheric pressure on our body is about 14.7 psi, 14.7 psi। ठीक है, 14.7 psi, psi क्या होता है, psi मीन्स पाउंड पर स्क्वायर इंच, पाउंड पर स्क्वायर इंच, यानी पाउंड पर स्क्वायर इंच को हम कैसे तैयार करते हैं, एल बी इंच स्क्वायर। यानी जो पाउंड की जो सिंबल होती है वो होती है एल बी
और इंच स्क्वायर को हम कहते हैं, इंच स्क्वायर को INCH स्क्वायर कहते हैं, जिसको हम कहते हैं PSI। ठीक है, तो बॉडी का जो प्रेशर होता है एटमॉस्फेयर का जो हमारी बॉडी पे, वो कितना होता है, वो होता है 14.7 PSI या 20 tons on our body, 20 tons of pressure, atmospheric pressure on our body। हमारी बॉडी पे जो टोटल प्रेशर होता है PSI में, वो होता है 14.7 PSI, लेकिन जब टन्स में देखेंगे तो वो होता है 20 टन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन आवर बॉडी। तो ये है हमारा एक्सटर्नल जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। लेकिन दूसरी पॉइंट मैं आपको समझाऊं, द प्रेशर इनसाइड द टायर, द प्रेशर इनसाइड द टायर में हम हवा जो जब फिल कराते हैं तो जब वो मेयर करते हैं, एक मीटर लेते हैं, तो उसमें लिखा होता है टोटल जो इनसाइड प्रेशर होता है टायर का, वो कितना होता है 28 PSI। ठीक है, तो ये इनसाइड प्रेशर है। अगर हम टोटल करेंगे, टोटल प्रेशर इज इक्वल्स टू आउटसाइड प्लस इनसाइड। आउटसाइड जो होगा वो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और इनसाइड प्रेशर होगा टायर का, वो क्या है 14 यानी 28। आउटसाइड प्रेशर है 14.7 और इनसाइड प्रेशर क्या है, इनसाइड प्रेशर 28। तो ये हो जाएगा 42.7 PSI। 42.7 PSI क्या है, टोटल प्रेशर ऑफ इनसाइड एंड आउटसाइड, इनसाइड द टायर एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है बेटा, तो ये बहुत आसान तरीके से मैंने बताया आपको। मैंने क्वेश्चन में ये आप याद रखें कि कौन से यूनिट्स होते हैं इसके SI यूनिट प्रेशर का। मेजरिंग यूनिट्स कौन से होते हैं वो भी आप नोट फरमा लें। ये अब मिटाऊँ, ठीक है, क्लियर कर लिया आपने, ओके। अच्छा, थोड़ी और मैं आपको इसकी प्रेशर की पॉइंट्स बताता चला जाऊँ कि प्रेशर के जो और मेजरिंग यूनिट्स हैं वो कौन से होते हैं। मेजरिंग यूनिट्स ऑफ प्रेशर। ठीक है, मेजरिंग यूनिट्स इन प्रेशर और कौन से यूनिट्स में मेजर किया जाता है। सबसे पहला होता है ATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो 1 ATM किसके बराबर होता है, 1 ATM बराबर होता है 760 टार के बराबर। 700 यानी टार भी प्रेशर का यूनिट है, ATM भी टार का यानी इसका मतलब प्रेशर का यूनिट है, या 760 mm ऑफ Hg, 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ये भी यानी प्रेशर का यूनिट होता है। उसके अलावा अगर हम देखें 1 ATM किसके बराबर होता है कि यानी PSI में कितने यूनिट्स होते हैं, इसके लिए 14.7 PSI, 14.7 PSI। ठीक है, या 1 ATM में कितने न्यूटन मीटर स्क्वायर होते हैं, तो वो भी आप समझ लें 101.325 भी कभी कभार ये यूज़ होता है, आप ये नोट फरमा लें। PSI सॉरी न्यूटन अपान मीटर स्क्वायर, न्यूटन अपान मीटर स्क्वायर, या 101.300 भी कभी कभी ये यूनिट नंबर होता है, यानी थोड़ी वेरिएशन है। यहाँ आप ये भी आप याद कर लें, भली ये भी याद कर लें, न्यूटन अपान मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेजरिंग यूनिट्स होते हैं जिसमें हम इसको वैल्यूज़ को याद रखते हैं। तो ये वैल्यूज़ आपको याद रखने हैं कि 1 ATM में कितने न्यूटन अपान मीटर स्क्वायर होते हैं, वो 101.325 या 10300 न्यूटन अपान मीटर स्क्वायर होता है। उसके अलावा 1 ATM में PSI कितने होते हैं, 14.7 PSI, या 1 ATM में टार कितने होते हैं, 760 ATM टार या 760 mm ऑफ मरकरी। अब हम इसके इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको समझाएंगे कि कैसे इंटर कन्वर्जन होती है बिटवीन द प्रेशर ऑफ ATM टू टार एंड टार टू ATM, एंड इसके लिए हम टेम्परेचर और वॉल्यूम पे भी इंशाल्लाह
करेंगे डिस्कस। होपफुली आपको ये मेरा आज का टॉपिक समझ में आएगा बेटा। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको उस पर इंटर कन्वर्ट भी समझाऊंगा कि कैसे कन्वर्ट हो सकते हैं, टार को एटीएम में कैसे कन्वर्ट करते हैं और एटीएम को टार में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।